विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई, गद्य पाठ 8, मेरा विद्रोह। लेखिका का नाम है सूर्यबाला। अब लेखिका के बारे में ज़्यादा जानकारी सुनो। जन्म 1943, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। परिचय देखो। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाले सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब प्रमुख कृतियाँ देखो। मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियाँ आदि। अब गद्य संबंधी जानकारी सुनो। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। अब पाठ की ओर देखो बच्चों। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। निगाहें मतलब नजर। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो। मटर गश्ती मतलब मौज में घूमना। अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? यहाँ एक लड़का किवाड़ सरकाकर घर में दाखिल होता है और उसी वक्त कोने में बैठे हुए पिताजी देखते हैं। कपड़ों के बारे में पिता पुत्र में बातचीत होती है। लड़का दिन भर बाहर क्या करता है, इस प्रकार। आगे देखो बच्चों। मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। ठीक ठाक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ठीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अब देखो बच्चों, यहाँ जो लड़का है हूँ ऐसा स्वर मुंह से निकालकर अंदर आ जाता है और उसके मन में पिता के प्रति गुस्सा है और हर सवाल का जवाब देना चाहता है, परंतु उसे परिणाम मालूम है कि पिताजी किस प्रकार दहाड़ते हैं, गजरते हैं और पिता पुत्र एक दूसरे के साथ कई हफ्ते बातचीत नहीं करते और अंत में माँ का रोना धोना और अपने पूर्व कर्मों को दोष देना यही होने वाला है। यह सब वह लड़का जानता है। आगे देखो बच्चों। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। देखिए बच्चों, यहाँ इस लड़के को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। माँ ने बाल संवारना, किताबों का बैग कंधों पर लटकाना, पिताजी के साथ स्कूल भेजना, दौड़ धूप करके कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो जाना, यह सब याद है। बच्चों, तुम्हें भी याद आता होगा जब तुम छोटे बच्चे होते, प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, तब अपने माता पिता किस प्रकार देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार।
आगे सुनिए बच्चों। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। देखिए बच्चों, यहाँ लड़का अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा है, लेकिन क्लास के जिन बच्चों का घरेलू माहौल अंग्रेजी से युक्त था, मतलब घर में सभी अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते हैं, वे बच्चे आसानी से अंग्रेजी में बोलते हैं और उन्हें अध्यापिकाएं शाबाशी देते हैं और ऐसे लड़के दूसरों पर रोब जमाते हैं। ऐसा वातावरण यहाँ था। अब आगे देखो। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कापियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला होने के कारण इच्छा होने पर भी माँ नहीं पढ़ा सकती थी। पिताजी ही ऑफिस से आने के बाद ही पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। इस प्रकार यह लड़का 8वीं कक्षा तक पहुंचा है। अब आगे देखो बच्चों कि यहाँ लेखिका की बातें आसानी से हमें समझ में आ जाती है, तो सुनो। एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। पिताजी ने मना किया, मतलब जाने से इनकार कर दिया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। देखिए, यहाँ लड़का जाने की कोशिश कर रहा है पिकनिक में, लेकिन माता पिताजी तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया। पिताजी ने उसे बहुत समझाया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया। अंत में क्या हुआ बच्चों? पिताजी ने उसे धमकाया, डांटा और उसे मार भी दिया। इस प्रकार मैं बड़ा क्रोधित हुआ, मतलब यहाँ लड़का बहुत क्रोधित हो गया है, उसे बहुत गुस्सा आ गया है। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए देते तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बार से माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। देखिए बच्चों, यहाँ लड़का बाकी लड़के की तरह ज्यादा पैसे देना चाहता है, परंतु घर से उसे पैसे नहीं मिलते। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से खिलकता घर पहुंचा था। खिलकना मतलब खुशी में चिल्लाना। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। देखो बच्चों, यहाँ इस लड़के के मित्र रमन की वर्षगांठ यानी जन्मदिन, इस शुभ अवसर मनाने के लिए जोरों की तैयारियां शुरू है और यह देखकर यह लड़का बहुत बेचैन है। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। डपटना मतलब डांटना। नहीं जाना है, मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। देखो बच्चों, यहाँ पिताजी के मार खाना पड़ा, लेकिन माँ ने पिताजी से कहने पर आखिर बिस्कुट का डिब्बा लेकर पिताजी के साथ रमन के घर में पिता और पुत्र गए हैं। देखो आगे। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे।
खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। देखिए बच्चों, पिताजी ने किस प्रकार गालों पर पड़े निशान के बारे में बताया है। यह देखकर पिताजी के बारे में इस लड़के के मन में बहुत गुस्सा आ गया है। आगे देखो। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतना ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। बच्चों, यहाँ मित्र रमन के घर में रोशनाई देखकर अपने घर में मेरा जन्मदिन इस प्रकार मनाना चाहिए, इसलिए यहाँ यह लड़का कोशिश करता है और अपनी माँ से पूछता है, परंतु पिताजी और उनके पढ़ाई के बारे में विचार, इन दोनों से यह लड़का तंग आ चुका है और मन में चिढ़ निर्माण हो गई है। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली मतलब पैसों की कमी होना और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने के लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे चतुरता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक मुझे मज़ा मिलता। चौपट करना मतलब बर्बाद करना। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। देखो बच्चों, इस लड़के को शालू नाम की एक छोटी बहन और मंटू यह छोटा भाई है। इस प्रकार परिवार बड़ा होने के कारण पैसों की कमी है और यह जानता है, फिर भी यह लड़का पिताजी के बारे में गलत विचार करता है और बुरे विचार मन में लाता है। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खिले थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। तिलमिला जाना मतलब गुस्सा होना। सोचा चीख कर कहूँ, अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। देखिए बच्चों, यहाँ पढ़ाई में प्रगति होने पर भी पिताजी खुश नहीं है और यह देखकर यह लड़का बहुत दुखी हो गया है। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होंठ बिदक जाते। कहो तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे।
खींचकर पेपर देखकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खेलने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं। यह देखकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। देखो बच्चों, अक्सर घर में ऐसी हालत हम देखते हैं। बच्चे छोटे भाई बहन को माता पिता का प्यार मिलता है ऐसे देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं, ऐसे इस लड़के को लगता है और वह उदास हो जाता है। इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुश शर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा हूँ। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चिढ़ता है, नहीं यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसी अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता? अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। देखिए, अक्सर बेटे को गुस्सा आ जाने पर पिताजी ऐसे कहते हैं। यहाँ लड़का अपने मन को जो अच्छा लगे वही करना चाहता है, लेकिन उस पर पिताजी की डांट खानी पड़ती है। आगे देखो, यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गजरेंगे, दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। अवाक खड़ा रह जाना मतलब अचंभित हो जाना। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, अकोल, व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही अवश मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से मैं निस्तब्ध कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए बच्चों, पिताजी को रोते हुए देखकर यह लड़का बहुत दुखी हो गया और अपने किए पर पछतावा भी हुआ है। माँ को सब कुछ बताने पर यहाँ माँ बहुत खुश हो गई है। अपने बेटे को उन्होंने गले लगाया है और मन में यह लड़का पिताजी को कहना चाहता है कि मैं एक संधि यानी एक मौका मिलने का समय चाहता हूँ। मैं पढ़ाई करके आपको जैसा चाहिए वैसा मैं बनकर दिखाऊंगा। मैंने पिताजी को गलत समझा है और पिताजी से वह मन ही मन क्षमा मांगता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें यह सीख मिलती है कि अपने पिता माता बच्चों का भला ही चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो यही कामना मन में करते हैं और बच्चों पर हमेशा प्रेम ही करते हैं। धन्यवाद।